स्टूडेंट्स, मैं शिवम कुमार आज फिर से इंडियन फिजिक्स सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा स्थिर विद्युतिकी और फर्स्ट अध्याय विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक किया था घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या कि वस्तु घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है। तो वह आवेशित होने के पीछे की क्या इतिहास है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं कि आवेश की उत्पत्ति के बारे में। आवेश की उत्पत्ति के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे आवेश की उत्पत्ति के बारे में। तो 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जो यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में अंबर लिया और ऊन लिया। अंबर को ऊन के साथ रगड़ा। रगड़ने के बाद देखा गया कि अंबर में एक प्रकार का गुण आ जाता है, हल्के पदार्थों को खींचने का। इसे अंबर का विद्युतमय या आवेशित होना कहा गया। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि आज से 600 ईसा पूर्व थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक यूनान में हुआ करते थे। उन्होंने अंबर और ऊन का एक प्रयोग किया। अंबर को ऊन के साथ रगड़ा। अब अंबर में देखा गया कि वह हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इसे कहा गया कि अंबर विद्युतमय या आवेशित हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट्स इससे आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो थेल्स के द्वारा प्रयोग किया गया, वह प्रयोग अलग अलग युग्मों के लिए भी सही साबित हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए पहला प्रयोग किया गया रेशम का कपड़ा और कांच का छड़ के साथ। कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया। रगड़ने के बाद देखा गया कि कांच का छड़ भी आवेशित हो जाता है। दूसरा प्रयोग था बिल्ली का खाल और एवोनाइट का छड़। एवोनाइट छड़ को भी बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा गया। तो देखा गया
तो देखा गया कि एवोनाइट का क्षण भी आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से यह साबित हो गया कि थेल्स के द्वारा जो प्रयोग किया गया अंबर और ऊन का, वह अलग अलग युग्मों के लिए भी सही साबित हो गया। इसके बाद यह पता नहीं चल पा रहा था कि आवेश जो है सो आवेशित जो हो रहा है वस्तु, वह आवेश अलग अलग प्रकार का है या एक ही प्रकार का है। तो इसके लिए थोड़े से और प्रयोग को आगे बढ़ाया गया। अब क्या प्रयोग था उसे मैं बताता हूँ, इसके पहले थोड़ा सा इसे रब करता हूँ। यह पहला कांच का छड़ है, यह भी पहला एवोनाइट का छड़ है, और रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने के बाद यह आवेशित हो जाता है। उसी तरह एवोनाइट के छड़ बिल्ली के खाल के साथ रगड़ने के बाद आवेशित हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद एक अलग से कांच का छड़ लिया गया, यानी कि यह दूसरा कांच का छड़ है, और यह भी दूसरा एवोनाइट का छड़ है। यह दूसरा कांच का छड़ अनावेशित है, यानी कि आवेशित नहीं है। अब इसे थोड़ा सा रब करता हूँ स्टूडेंट। ये कांच का छड़ दूसरा अनावेशित है। अनावेशित है, यानी कि यह अभी आवेशित नहीं है। उसी प्रकार यह दूसरा कांच का दूसरा एवोनाइट का छड़ भी अनावेशित है। अब दूसरा कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया। रगड़ने के बाद देखा गया कि कांच का दूसरा छड़ जो है वह भी आवेशित हो जाता है, और जब दूसरे वाले कांच के छड़ को पहले वाले कांच के संपर्क में लाया जाता है, तो देखा गया कि पहले वाला कांच का छड़ दूसरे वाले कांच के छड़ पर एक धक्का लगाता है, और फिर दूसरा वाला कांच का छड़ पहले वाले कांच के छड़ पर एक धक्का लगाता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया कि यह दोनों एक दूसरे से अपने को दूर करने का कोशिश करता है। यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकला कि इसके बीच में एक बल कार्य कर रहा है। अब वह बल है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल है। उसी प्रकार अब दूसरा जो एवोनाइट का छड़ है, जो कि बिल्ली के खाल के साथ रगड़ने पर आवेशित हो चुका है, अब इसे पहले वाले कांच के छड़ के पास लाया जाता है। तो देखा जाता है कि पहले वाला कांच का छड़ पहले वाले एवोनाइट का छड़ दूसरे वाले एवोनाइट के छड़ को धक्का लगाता है, अपने से दूर जाने को कहता है। उसी प्रकार दूसरे वाले एवोनाइट का छड़ पहले वाले एवोनाइट के छड़ को धक्का लगाता है और दूर जाने को कहता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि इन दोनों एवोनाइट छड़ के बीच में भी एक बल लग रहा है, वह बल है प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ से अब पता चला है कि जो कांच का छड़ पहला वाला था रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर जो आवेशित हुआ, और दूसरा वाला कांच का छड़ जो रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर आवेशित हुआ, यह दोनों आवेशित होने का प्रकार जो है वो एक ही प्रकार का है। ठीक उसी प्रकार एवोनाइट का छड़ दूसरा वाला और एवोनाइट का छड़ पहला वाला जो आवेशित है, यह दोनों भी आवेशित होने का जो प्रकार है वह एक ही प्रकार का है। अब थोड़ा सा प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया। अब क्या किया गया, दोनों आवेशित कांच छड़ में से एक कांच छड़ को
एक कांच छड़ और दोनों आवेशित एवोनाइट छड़ में से एक एवोनाइट छड़ को एक दूसरे के पास लाया गया। चूंकि दोनों आवेशित है तो यहाँ से देखा गया कि कांच का छड़ एवोनाइट छड़ को अपनी ओर खींचता है और एवोनाइट का छड़ कांच के छड़ को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ से पता चला कि इसके बीच में एक बल कार्य कर रहा है। अब वह बल है आकर्षण बल। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि रेशम के कपड़े के साथ कांच के छड़ को रगड़ने पर जो आवेश आता है और एवोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ने पर एवोनाइट छड़ पर जो आवेश आता है, यह दोनों आवेश अलग अलग प्रकार का है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश। ऋण आवेश को इंग्लिश में निगेटिव चार्ज और धन आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ऋण आवेश को माइनस साइन के साथ लिखा जाता है तो धन आवेश को प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। साइन मीन्स चिन्ह, यानी ऋण आवेश को माइनस चिन्ह के साथ और धन आवेश को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब हम लोगों ने बात किया है यहाँ पर दो बल के बारे में, तो उन दो बलों को समझ लेते हैं। पहला बल था हमारा प्रतिकर्षण बल और दूसरा बल था आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो समान कांच के छड़ जो आवेशित हैं उसको एक दूसरे के पास लाया गया तो उसके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा था। उसी प्रकार दो आवेशित एवोनाइट का छड़ को एक दूसरे के पास लाया गया तो उसके बीच में लगने वाला बल भी प्रतिकर्षण बल था। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। यदि इंग्लिश में बात करें तो फोर्स बिटवीन सेम चार्जेज नोन एज रिपल्सन फोर्स। अगर यदि हम लोग उदाहरण की बात करें कि प्रतिकर्षण बल का उदाहरण क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। और यह क्यों होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो माइनस में होता है। अभी हम लोग इसके परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश। उसी प्रकार प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पे धन आवेश, यानी कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, दूसरी प्रोटॉन पे भी धन आवेश। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि माइनस माइनस यानी कि समान प्रकार के आवेश हो गए, ऋण आवेश हो गए, और फिर यह प्लस प्लस यानी कि समान प्रकार के आवेश और यह समान प्रकार के आवेश धन आवेश हैं। यानी दो ऋण आवेश और दो धन आवेश ये दोनों समान प्रकार के हैं, तो इनके बीच में लगने वाला बल जो है वो प्रतिकर्षण बल होगा। अब थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं आकर्षण बल के बारे में। आकर्षण बल के बारे में बात करते हैं। तो आकर्षण बल क्या है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कांच का छड़ और एवोनाइट के छड़ को जब हम पास लाए थे तो उसके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल था। तो चूंकि दोनों आवेशित है तो वह आवेश अलग अलग प्रकार के हैं, तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है।
अगर इंग्लिश की बात करें तो फोर्स बिटवीन सेम चार्जेज फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेज नोन एज अट्रैक्शन फोर्स। यदि इसकी उदाहरण की बात करें तो यहाँ से उदाहरण हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश, यह दोनों आवेश अलग अलग प्रकार का है, तो इसके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का परिमाण बराबर होता है, लेकिन उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो आवेश जो परिमाण जो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश, वह होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से लिखते हैं और हिंदी में इसे कूलाम और इंग्लिश में COULOMB लिखते हैं। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं। यदि इसी को हमें इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश की मान लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए इसके आगे माइनस लगा देंगे। यदि प्रोटॉन का लिखना हो हमें आवेश तो प्रोटॉन पे हम लिख सकते हैं +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेश के बारे में समझ गए हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल और समान आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आवेश का परिभाषा क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आवेश की परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। तो आवेश वह भौतिक राशि है जिससे पदार्थ में विद्युत एवं उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ से हम आवेश की परिभाषा दे सकते हैं और इंग्लिश में बोलें तो चार्ज इज दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which produce electricity and related effect is known as charge and charge is scalar quantity। तो यहाँ से हम लोग आवेश की परिभाषा समझ गए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आवेश के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है और इसे Q से प्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट गुना समय यानी टाइम। क्योंकि हम लोग एक सूत्र जानते हैं I बराबर होता है Q/T। तो Q/T क्या हुआ कि प्रति सेकेंड यानी कि समय में प्रति सेकेंड में आवेश की प्रवाह की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से I बराबर हो गया Q/T यानी कि Q यानी कि आवेश अब बटे में समय, और ये हमारा हो गया विद्युत धारा। तो यहाँ से यदि हम लोग परिभाषा से आवेश का मान निकालें तो I बराबर Q/T हो गया। तो Q बराबर लिख सकते हैं यहाँ से I गुना T, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है
आवेश यानी Q बराबर विद्युत धारा गुना समय। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यह फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या हमने बताया उधर कूलाम होता है, उसको इंग्लिश में COULOMB लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैपिटल C यानी कि बड़ी C से इसको सूचित किया जाता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब आवेश की विमा की बात करें हम लोग, तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या तो नहीं तो हमारे द्वारा यह वीडियो भी चलाया जाएगा सीरीज क्लास 11th के लिए भी। तो वहाँ हम लोग जब हम यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आवेश की विमा के बारे में क्या होता है। तो अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा कि Q बराबर होता है I/T। तो I यानी विद्युत धारा, यहाँ से क्या पढ़ा हम लोगों ने, Q बराबर I गुना T। तो I को हम लोग जो नापते हैं वो विद्युत धारा है, और विद्युत धारा को नापते हैं हम लोग एम्पियर में, और एम्पियर को कैपिटल E से शॉर्ट में सूचित किया जाता है। उसी तरह टाइम है, तो टाइम को हम लोग नापते हैं सेकेंड में या आवर में, मिनट में। तो उसके लिए जो डायमेंशन होता है, विमा होता है, वो कैपिटल T यानी कि बड़ी T से सूचित करते हैं इसको। अगर यदि हम लोग यहाँ से Q और I की जगह पे A लिख दें और छोटी t की जगह पे बड़ी T लिख दें, तो इस प्रकार से आवेश की विमा आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आज इतना तक, फिर हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।